हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पीटीआई के इस स्पेशल बैच में ईएफई एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग पीटीआई के एग्ज़ाम के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्स चल रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल में जो है खो खो। अब खो खो गेम के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखना है ताकि एग्ज़ाम में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम में हम फंस ना जाएं, क्योंकि आज के समय में क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आज पढ़ेंगे ताकि हमें अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है खो खो, ठीक है, ये इंडोजीनियस गेम है। क्या है? इंडोजीनियस गेम है। अब इसे इंडोजीनियस गेम ही क्यों बोल रहा हूँ मैं? जितनी भी गेम्स, जितनी भी खेल या कोई भी ऐसा इवेंट जो इंडिया में बना है, इंडिया में उसकी शुरुआत हुई है, जिस भी इवेंट की, उसे क्या बोलते हैं? इंडोजीनियस बोलते हैं। तो खो खो की जो शुरुआत है या फिर खो खो कहाँ से शुरू हुई, वो इंडिया में शुरू हुई थी, इंडिया में पैदा हुई थी। ठीक है, तो इंडिया में पैदा हुई इसलिए इसे इंडोजीनियस गेम के नाम से बोलते हैं हम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि खो खो कहाँ की गेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई खो खो इंडिया की गेम है, क्योंकि ये गेम इंडिया में पैदा हुई थी। अब ये गेम इंडिया में कहाँ पे पैदा हुई और कब पैदा हुई, ठीक है, ये चीज़ों को हम लोगों ने देखना है। चलो देखते हैं। ठीक है, अब खो खो की सबसे पहले क्या है? हिस्ट्री है। क्या है? खो खो की हिस्ट्री है। अब खो खो का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? भाई एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, जो हमारे वे फिजिकल के, या फिर हम बोल रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, वो क्या बोल रहे हैं कि जो खो खो गेम है वो क्या है, इंडिया में पैदा हुई। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये इंडिया में कहाँ पे पैदा हुई? खो खो की जो गेम है वो इंडिया में बेटा महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र में पैदा हुई थी और महाराष्ट्र में ही इसे पहले, सबसे पहले खेलते थे। ठीक है, अब महाराष्ट्र में कैसे खेलते थे कि भाई बिना कोई रूल एंड रेगुलेशन के बस तोड़ते थे और पकड़ते थे, ऐसे ये गेम चलती थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस गेम को क्या थे, रथ बोलते थे। ठीक है, रथ क्या है? हिंदी का वर्ड है। जो मेन रथ चलता है हमारे गांव में, रथ चलता है, उसका जो चक्कर घूमता है ना, उसे बोलते हैं हम रथ। वहीं से इसे लिया गया था और इसे क्या थे? रथ बोलते थे। सबसे पहले रथेरा से ये शुरू हुआ था। रथ था इंडिया का, जहाँ पे हम मेन गांव में हमारे चलते रहते हैं ना, तो उसमें चाकोट होती थी जो, और उसी का क्या था, ये नया वर्ड आ गया था रथेरा। हिंदी में हम इसे रथेरा बोल देते थे, और ये महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। अब इसमें आप फोटो में देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि भाई ये पोल लगा हुआ है और एक प्लेयर क्या कर रहा है, अटैक करके दूसरे को, ये येलो वाले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या है? येलो वाले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश को करने के लिए भाई एक टीम बैठी है, दूसरी टीम क्या है, दौड़ रही है, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। इसी पूरे प्रोसेस को क्या है, खो खो का नाम दे देते हैं हम कि इसमें क्या है, ये गेम खो खो है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेन खो खो है वो कब शुरू हुई। अब इतना तो जान लिया कि भाई महाराष्ट्र में खेलते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में पैदा हुई, रथेरा शब्द से आया, जो हमारा चार जो पहियों वाला चलता है उसमें से है ना। लेकिन अब इसका जो मेन बुक थी, ठीक है, मेन ओरिजिन इसका खो खो का कब हुआ। अब इसमें जैसे आप देख रहे हो कि मेन इसका जो वर्जन है खो खो का, ठीक है, इंडिविजुअली ऑन फुट, जब ये पैदा हुआ, कब पैदा हुआ था? 1914 में पैदा हुआ था। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ था, जब क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। क्या थी? वर्ल्ड वॉर के समय पर ये गेम सामने आई थी। ठीक है, 1914 में वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उस समय ही खो खो का मेन मोटिव था, मेन ये ओरिजिन इसका वहां से शुरू हुआ था।
ठीक है। अब उसके बाद जो खो खो है, अब उसमें क्या है, पुणे में डेक्कन जिमखाना था, पुणे में डेक्कन जिमखाना था, ठीक है। उसने क्या करा था कि भाई इसकी एक मेन रूल एंड रेगुलेशन की बुक लिख दी थी, ठीक है, जिसमें क्या थे आपके फर्स्ट कम आउट विद फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर खो खो। इससे पहले कोई खो खो के रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पुणे के डेक्कन जिमखाना वालों ने क्या करा, एक ऑफिशियल इसकी रूल बुक बनाई जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस को लिखा गया, नियमों को लिखा गया, ताकि पता चल सके कि ये गेम कैसे खेलनी है, ठीक है। पहले तो हमें पता है कि भाई किसी भी चीज़ के कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें क्या है, पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो सेम इसमें बना था कि पुणे के डेक्कन के जिमखाना में क्या था, इसके फॉर्मल जो रूल एंड रेगुलेशंस थे वो बने थे, और इस पे एक उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, स्ट्रक्चर्ड बुक, ठीक है, बुक लिख दी थी उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब भाई खो खो इंडिया की गेम थी, हमें पता है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन 1914 में हम बोल रहे हैं कि भाई ये खो खो की गेम शुरू हुई। तो फिर ये गेम फेमस कैसे हुई, ठीक है, उस गेम को फेमस करने के लिए, खो खो को फेमस करने के लिए कि भाई ये इंडोजीनियस गेम है। अब इंडोजीनियस गेम्स और बहुत हैं, जैसे कबड्डी, ठीक है, उसके बाद मलखम, आप इसके बारे में जानते हो, ठीक है। अब क्या हुआ था बेटा, 1936 में बर्लिन में ओलंपिक्स चल रही थी, क्या थी, 1936 में बर्लिन में ओलंपिक्स चल रही थी, ठीक है। तो उस ओलंपिक्स में कबड्डी और मलखम जैसे क्या थे, मैच भी करवाए गए थे डेमोस्ट्रेशंस के लिए ना। अब डेमोस्ट्रेशन क्या होता है कि वैसे ही एक मैच करा देना डेमो के लिए कि भाई ये चीज़ नहीं आई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए 1936 की बर्लिन में जो ओलंपिक हुई थी, उन बर्लिन की ओलंपिक में हमारा खो खो का भी एक डेमोस्ट्रेशन मैच करवाया गया था इंडोजीनियस गेम का, ताकि लोगों को पता चल सके। अब इसका डेमोस्ट्रेशन मैच ही क्यों करवाया गया, उसका एक रीज़न था कि भाई उस समय टेक्नोलॉजी ज़ीरो थी, क्या थी, टेक्नोलॉजी ज़ीरो थी, और उस टेक्नोलॉजी की ज़ीरो होने की वजह से 1936 में पहली बार इसका क्या था, डेमोस्ट्रेशन मैच करवाया गया था। क्यों करवाया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुनिया के लोग आते थे, मैच देखते थे, खेलते थे, है ना, प्लेयर्स। तो इस गेम को फेमस करने के लिए क्या करवाया गया, डेमोस्ट्रेशन मैच करवाया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो पहली बार इसकी ऑल इंडिया खो खो चैंपियनशिप करवाई गई, ठीक है, सबसे पहले ऑल इंडिया चैंपियनशिप करवाई गई खो खो की, कहाँ पे करवाई गई थी, विजयवाड़ा में करवाई गई थी, जो क्या आंध्र प्रदेश में है, क्या है, ऑल इंडिया चैंपियनशिप खो खो की विजयवाड़ा में करवाई गई पहली बार, जो कहाँ पे है, हमारे आंध्र प्रदेश में है। और उस समय क्या था, 90, 59 और 60 के अराउंड करवाई गई थी, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ लड़कों की, ठीक है। अब लड़कियों की इससे एक साल आगे हुई, सिंपल तरीका है याद रखने का, 59 और 60 में ऑल इंडिया खो खो की चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये तो याद है हमें। अब लेकिन लड़कियों का भी आ सकता है हमें क्वेश्चन, तो सिंपल याद रख लो कि भाई एक साल बाद हुई, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिख रखा है मैंने, ये देखो, वुमेन की जो फर्स्ट टाइम क्या था, हुआ था, वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, लेकिन साल कौन सा था, 60 और 61, 1960 और 61 में हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन वो 59 में हुई थी लड़कों की, सिर्फ एक साल का डिफरेंस है। चलो आगे शुरू करते हैं अब हम, ठीक है। अब उसके बाद खो खो का पहले तो क्या हुआ, ओलंपिक में डेमोस्ट्रेशन मैच करवा दिया गया 1936 में, ठीक है, जो बर्लिन में हुई। अब उसके बाद इंडिया में क्या था, एशियन गेम्स हुई थी, जो हुई थी 1982 में, ठीक है, 1982 में हुई थी एशियन गेम्स। अब उन एशियन गेम्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स 51 में, 1951 में शुरू हुई थी, इंडिया में ही शुरू हुई थी, ठीक है। और 1982 में भी इंडिया में क्या था, इसका शुरू करवाया गया था गेम्स के लिए,
तो उस समय क्या हुआ, खो खो का डेमोन्स्ट्रेशन मैच करवाया गया 1982 में, जब क्या था, एशियन गेम्स चल रही थी। अब ये एशियन गेम्स दिल्ली में हो रही थी, ठीक है। तो जब दिल्ली में ये एशियन गेम्स हुई तो उस समय भी खो खो का डेमोन्स्ट्रेशन मैच करवाया गया 1982 में, ठीक है। ये क्यों करवाया गया, इसका एक ही रीजन था, फिर से वही बात आ गई कि भाई उस समय टेक्नोलॉजी की कमी थी और उस कमी को दूर करने के लिए, गेम के बारे में लोगों को बताने के लिए क्या करवाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन मैच करवाया गया कि भाई खो खो नाम की भी कोई गेम है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोग खेलो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दिल्ली में हुई थी, ठीक है, क्या है, दिल्ली में हुई थी एशियन चैंपियनशिप। अब उसके बाद जो खो खो की एशियन चैंपियनशिप हुई, ठीक है, क्या था, फर्स्ट एवर एशियन चैंपियनशिप कब हेल्ड हुई थी। अब ये हुई थी कोलकाता में 1996 में, अभी हुई है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, ठीक है। 1996 में क्या था, फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप करवाई गई खो खो की 1996 में। इस चीज को याद रखना, भूल मत जाना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या था, इसका एक मेडल स्पोर्ट गेम भी करवाया गया साउथ एशियन गेम्स में, जो गुवाहाटी में हुआ था 2016 में। क्या था, गुवाहाटी में हुआ 2016 में, मेडल्स के लिए क्या था, एक साउथ एशियन गेम्स करवाई गई 2016 में गुवाहाटी में, जिसमें बच्चों को, जिन प्लेयर्स को मेडल प्रोवाइड करवाए गए थे। और इसे अच्छा क्या था, बेनिफिट मिला था कि ये गेम और फेमस हो रही थी। क्यों, क्योंकि भाई आज का जो समय है, इस समय में हम लोग ज़्यादातर कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, जो फॉरेन की हैं, ठीक है। लेकिन एक इंडिया की गेम को इतना ज़्यादा फेमस करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारी जो फेडरेशंस हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये गेम फेमस हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद खो खो की जो फेडरेशन है वो कब बनी, खो खो की फेडरेशन है, उसका नाम सबसे पहले तो हम देखो, एशियन खो खो फेडरेशन कब बनी, से अब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, AKKF, ठीक है। अब जो ये फेडरेशन है, खो खो की फेडरेशन है AKKF, स्टैब्लिश हुई थी। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है कि ये कब बनी थी। अब ये कब बनी थी, 1987 में बनी थी, 1987 में बनी थी, जब थर्ड सैफ गेम्स चल रही थी। क्या थी, सैफ गेम्स हो रही थी तीसरी, ठीक है, उस समय हुई थी। और कहाँ पे सैफ गेम हेल्ड हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता कहाँ पे है भाई, इंडिया में। ये बात याद रखना कि खो खो की एशियन खो खो फेडरेशन कब बनी थी, 1987 में बनी थी, जब थर्ड सैफ गेम्स चल रही थी, जो कलकत्ता में हुई थी, इंडिया में, ठीक है। अब इसके जो मेंबर थे, उसमें सबसे पहले तो भाई पता है कि इंडिया तो हो गई होगा, इसे तो याद रखे लोग, क्योंकि ये इंडिया में बनी थी। इंडिया था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। इन देशों ने रलकर क्या था, इस फेडरेशन का क्या था, फॉर्मलाइज्ड रूल्स बनाए थे, स्टैब्लिश किया था, इस फेडरेशन को बनाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, मार्किंग है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो, वो है भाई मार्किंग का। अब मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो मार्किंग प्लान, ठीक है, मार्किंग प्लान देख रहे हो मेरे पीछे। हो सकता है आपको थोड़ा सा ना दिखे, इसमें अगले पेज पे बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रॉपर। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें दो चीजें बेटा याद रखनी है। एक क्या है, लेंथ। अब लेंथ कहाँ से शुरू हो रही है, ये देखो, यहां से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये है लेंथ। अब जो लेंथ रहती है वो रहती है 27 मीटर, ठीक है, क्या है, 27 मीटर लेंथ है टोटल, ठीक है। अब उसके बाद है विड्थ। अब विड्थ में भी आप लोग देख रहे होगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये विड्थ है। तो जो इसकी विड्थ है वो है 16 मीटर, ठीक है, क्या है, 16 मीटर है। अब उसके बिना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, जो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। अब मेन क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, और इसमें जितने बॉक्स बन रखे हैं, कौन कौन सा बॉक्स है, कितने बॉक्स बनते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बॉक्स देख लेते हैं, इसमें बॉक्स कितने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, 1
2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले तो ये याद रखो भाई, इसमें 8 बॉक्स बन रहे हैं। कितने बॉक्स बन रहे हैं? 8 बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब 8 बॉक्स बन रहे हैं, इट मीन्स इसमें 8 प्लेयर बैठेंगे। क्या है? इसमें 8 प्लेयर बैठते हैं और 9वां प्लेयर क्या है, कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा। क्या है? कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा और खड़कर क्या करेगा, इसे मैच को चलने देगा। अब मेन इसमें बॉक्स बन गए, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। अब चलो इसे अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं आगे, कि भाई इसमें आगे क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पोल हैं। सबसे पहले पोल हैं। अब पोल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2 पोल होते हैं, वो किसी भी सूटेबल मटेरियल के हो सकते हैं। वैसे क्या है, वुडन के चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप में, लक्कड़ के बने हुए चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप के, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी भी खिलाड़ी को कोई चोट वगैरह ना लग जाए। अब जो इसका लेंथ रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो रहती है 120 से, या तो होगी 1.20 मीटर, उस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं, 1.25 मीटर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है 1.20 से लेकर 1.25 मीटर तक हम लोग इसकी लेंथ कर सकते हैं। अब अगर इसे हम ऊपर से देखें, मान लो यहाँ से देखें, इसे मैंने कट कर दिया और ये सर्कल में दिखता है ना। तो जो इसका सर्कल है, जो इसका डायामीटर है, वो रहेगा 9 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। क्या है? 9 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक रहेगा इसका जो ऊपर का डायामीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चेजर। एक बार मैं आपको इसका पूरा समझा दूं, उसके बाद लास्ट में आपको इसकी मार्किंग में अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो चेजर है। अब चेजर क्या होता है भाई? चेजर क्या है? चेजर का सिंपल मतलब मैं बता दूं, जितने भी ये बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स बनाए थे ना, उन 8 बॉक्सों में जितने एथलीट, जितने प्लेयर बैठते हैं, उन्हें बोलते हैं चेजर। सिंपल याद रख लो, चेजर का मतलब जो बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? बॉक्सेस में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले बैठे हैं, ठीक है, ये चेजर है। और चेजर क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना ही लेते हैं। आठ बॉक्स होते हैं, मैंने 4 बॉक्स बना दिए। अब इसमें आप लोग देखो कि एक नंबर पे एक चेजर बैठेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चेजर बैठेंगे और 9 नंबर चेजर कहीं पर भी खड़ा होगा, कहीं पर भी खड़ा होगा। ये होते हैं चेजर। हमें टर्मिनोलॉजीज को सीखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। सबसे पहले चेजर हो गया, ठीक है, चेजर अटैक करते हैं, ठीक है, और दूसरे रनर होते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रनर। सिंपल है, चेजर्स को समझ लिया, इसके उल्ट जो है वो क्या है, रनर है। रनर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन में हमने 4-4 साल लगा लिए। रनर का मतलब दौड़ना। अब इसमें भी क्या है कि ये लड़की जो दौड़ रही है, ये रनर है। आप लोग यहाँ पे देख लो कि जो ये लड़की दौड़ रही है, ये रनर है। अब एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे 3 रनर एंटर करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। कितने करते हैं? 3 एंटर करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, और चेजर उसे पकड़ते हैं। अब ये चेजर देखो, ये कोशिश कर रहा है पकड़ने की, पोल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? रनर, और दूसरे हैं चेजर, ठीक है।
अब उसके बाद आ जाता है सेंटर लाइन भाई, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन क्या है, सबसे पहले तो मैं लंबाई चौड़ाई देख लो आप। खो खो का जो फील्ड है, जो खो खो की जो हमारी कोर्ट है, अब इसमें क्या है, जो लंबाई है वो है 27 मीटर। अब 27 मीटर लंबाई का मतलब क्या है बेटा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब इसे मैं नाम दे दूंगा ए नंबर, बी, सी, डी, ठीक है, 4 नाम दे दिए मैंने, ए, बी, सी और डी। अब ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 27 मीटर है, ए और बी के बीच का डिफरेंस है जो है वो क्या है, 27 मीटर है। अब उसके बाद बी और डी, ठीक है, बी और डी के बीच का डिफरेंस है 16 मीटर। क्या है, बी और डी के बीच का डिफरेंस है 16 मीटर। अब सेंटर लाइन क्या है, सेंटर लाइन जो यहां से लेकर ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, दोनों में से क्रॉस कर रही है ना, इसे सेंटर लाइन बोलते हैं। अब सेंटर लाइन में, ठीक है, जा रही है ये। अब सेंटर लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा इसे बाहर लेके आ रहा हूं, आप देख लेना। मैं इस सेंटर लाइन को क्या है, बाहर लेके आ रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये सेंटर लाइन है और इसके बीच का जो डिफरेंस है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर है जो बीच की लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर लाइन। अब नेक्स्ट क्या है, क्रॉस लाइन है। क्या है, क्रॉस लाइन है। अब क्रॉस लाइन का मतलब जो ये जा रही है लाइन, ये देखो, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्रॉस लाइन है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस लाइन है, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है भाई, अगर हम लोग इसे यहां से थोड़ा बाहर कर लें, कुछ ऐसी दिखेंगी। अब जो इसके बीच का डिफरेंस है 35 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, मैं दोबारा लिख देता हूं, 35 सेंटीमीटर है इसके बीच में एरिया जो है, ठीक है, जिसमें वो एथलीट हमारे क्या हैं, बैठते हैं। इसे बोलते हैं क्रॉस लाइन, ठीक है। कितनी होंगी ये, 8 होंगी, 8 बॉक्स बन रहे हैं तो 8 ही ये लेन बनेंगी। अब उसके बाद है खो, टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, खो है। अब खो का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसमें किसका मतलब क्या है कि पास देना। खो शब्द वास्तव में क्या है, पीछे करने वाले द्वारा दूसरे को दिया गया पास है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, ये लड़की से पास दे रही है, ठीक है, ये लड़की से पास दे रही है, तो पास देना और उसके साथ पास देते ही बोलना खो। जैसे मैं इसे टच कर रहा हूं और मैं बोलूंगा कि खो, अगर मैंने खो बोला फिर क्या है, वो दूसरा प्लेयर उठेगा और किसी दूसरे प्लेयर को टच करने की कोशिश करेगा या उसे पकड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अर्ली गेटअप। अब अर्ली गेटअप का मतलब क्या है कि जैसे ही मुझे जैसे ही किसी प्लेयर को खो मिलने जा रही है लेकिन खो नहीं मिली और वो पहले उठ गया, उसे बोलते हैं अर्ली गेटअप। क्या बोलते हैं, अर्ली गेटअप बोलते हैं। उसके बाद लेट खो, ये इसके साथ ही है। अब लेट खो का मतलब भी क्या होगा कि भाई खो ना देना और दूसरे प्लेयर का पहले उठ जाना, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग द डायरेक्शन। अब चेंजिंग द डायरेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है, मान लो मुझे किसी ने खो दी और अगर मैं राइट साइड को टर्न कर गया तो मैं राइट साइड को ही जाऊंगा, अगर मैं लेफ्ट साइड को टर्न करा तो मैं लेफ्ट साइड को ही जाऊंगा। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो उसका भी फाउल हो जाता है और उस समय क्या होगा, फिर दोबारा से मुझे खो देनी पड़ेगी, ठीक है। उस दोबारा खो बोलने को क्या बोलते हैं, माइनस खो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस खो बोलते हैं। अब उसके बाद लॉबी है, फ्री जोन एरिया है। अब लॉबी और फ्री जोन एरिया जो है वो मैं आपको अब मार्किंग सिखाऊंगा आगे, उसमें बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, रूल अबाउट मैच। अब भाई मैच में रूल क्या क्या है, सबसे पहले तो एक टीम के पास 12 प्लेयर होंगे टोटल, उसमें से 11 खेलेंगे, बाकी सब्स्टिट्यूट रहेंगे। सिंपल, क्या है, 12 प्लेयर खेलेंगे, बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूट रहेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट रहेंगे, ताकि किसी प्लेयर को अगर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए,
या फिर चेंज करना है तो उस समय वो चेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद इसमें इनिंग होती हैं बेटा, 2 इनिंग होती हैं। 2 इनिंग में क्या होगा, मेन में और वुमेन में सेम रहता है। अब इसमें इनिंग क्या रहेगी, कहाँ पे लिखूं, हाँ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें इनिंग रहती है 9 मिनट की, 9 मिनट का मैच। ठीक है, फिर होगी रेस्ट 3 मिनट की, फिर 9 मिनट का मैच। ठीक है, ये एक इनिंग होगी। अब एक इनिंग के बाद 6 मिनट की फिर से रेस्ट होगी। ठीक है, 6 मिनट की रेस्ट हुई और उसके बाद 9-3-9 का फिर से मैच चलेगा। सिंपल है कि भाई 9 मिनट का मैच, 3 मिनट की रेस्ट, फिर 9 मिनट का मैच। ठीक है, एक इनिंग कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद 6 मिनट की रेस्ट, 9 मिनट का मैच, 3 मिनट की रेस्ट, फिर से 9 मिनट का मैच। ठीक है, ये थी इसकी टाइमिंग और प्लेयर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, जो मैं पीछे लिख रखा है इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जैसे देखना चाहो देख सकते हो। अब इसमें मेनली क्या लिखा हुआ है कि द कैप्टन कोच शैल गिव रिकॉर्ड ऑफ द नेम ऑफ द प्लेयर विद यूनिफॉर्म नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्न, 3 रनर्स शैल एंटर इन द कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं आपको समझा दूं कि कोच या कैप्टन ऑफिशियल को अपने 12 के 12 प्लेयर्स का विद जर्सी नंबर एक लिस्ट देगा, और अगर वो अटैक कर रहे हैं तो अटैक करेंगे, अगर डिफेंस कर रहे हैं तो पहले 3 प्लेयर वो अंडर एंटर करा देगा। ठीक है, मान लो 3 प्लेयर एंटर हो गए, 3 प्लेयर एंटर होने के बाद वो तीनों आउट हो गए, हो जाते हैं 2 मिनट में। ठीक है, क्या हो गए, तीनों प्लेयर आउट हो गए 2 मिनट में। और उसके बाद जो अटैक कर रही है टीम, अगर उन्होंने 2 खो दे दी रेगुलर, 2 खो दे दी रेगुलर, तो जो 3 एंटर नहीं कर पाए तो वो तीनों आउट हो जाएंगे। फिर से समझा देता हूं, मान लो मेरी टीम ने 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया और मैंने जल्दी से एक खो दी और दूसरे ने दूसरी खो की दी, और उस समय तक वो प्लेयर अंदर एंटर नहीं हुए तो वो आउट माने जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, आउट माने जाएंगे। 2 खो देने से पहले पहले उन्हें एंटर करना होगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इसमें भी यही देख लिखा है, कैप्टन या कोच उन खिलाड़ियों के नाम का रिकॉर्ड देगा जो उसके साथ खेल रहे हैं वर्दी की संख्या के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद अगले 3 धाव का अपनी एंट्री जोन में से ही क्या है, प्रवेश करेंगे। अगर वो प्रवेश नहीं करते और वो आउट हो जाते हैं, आउट होने के बाद फिर से 3 प्लेयर एंटर नहीं हो रहे और उन्होंने 2 खो दे दी हैं, इट मीन्स वो तीनों ऑटोमेटिकली अपने आप ही आउट हो जाएंगे। क्या है, अपने आप ही वो आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, एनी टाइम एनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। क्या है, आप इसमें देख रखो, रेफरी द्वारा किसी भी संख्या में प्रतिस्थान करने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब कि जो चेजर हैं उनके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि भाई उन्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो रनर हैं उनके लिए बेटा रूल है एक। वो रूल क्या है, मान लो मेरी टीम ने या किसी टीम ने 3 प्लेयर एंटर कर गए अंदर, फील्ड में एंटर कर गए। ठीक है, अब फील्ड में एंटर होने के बाद उन्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो दौड़ रहे हैं, वो रनर हैं। चेजर कर सकते हैं मैच के दौरान, जो रनर हैं वो मैच के दौरान नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, मान लो मैं अभी एंटर नहीं करा, मेरी टर्न है, तो मैं रेफरी को बोलकर, ऑफिशियल्स को बोलकर रिक्वेस्ट करके कि सर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसी दूसरी प्लेयर के साथ, फिर कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अदरवाइज क्या है, नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये तो बेटा आप याद कर लो, अपने दिमाग में बात को बिठा लो। जितने भी मैच होते हैं उनमें सबसे पहले टॉस तो होगा ही होगा, टॉस होगा ही होगा, बिना टॉस के मैच नहीं चल सकता। अब इसमें आप लोग देख रहे हो टॉस कैसे हो रही है, ऑफिशियल सहबाज क्या कर रहे हैं, 2 कैप्टन को बुलाया और टॉस कर रहे हैं। अब इसमें टॉस में भी क्या होगा, मान लो इस लड़की ने टॉस जीत लिया, अगर इस लड़की ने टॉस जीता और मान लो इसने रनिंग करनी है, तो ये राइट हैंड को क्या करेगी, इंडेक्स फिंगर के साथ
बाहर को इशारा करेगी। ठीक है, यहाँ पे खड़ी है ये सेम, अगर इसने दौड़ना है, रनिंग करनी है, तो ये बाहर को इशारा करेगी। ठीक है, कि मैं दौड़ूंगी। अगर इसका मन है कि भाई हम लोग चेजर बनेंगे, हम लोग अटैक करेंगे, तो ये फिंगर नीचे कर देगी ऐसे कि मैंने अटैक करना है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल रूल बुक में रूल लिख रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अटैकर्स हैं। अब भाई अटैकर्स, अटैकर्स का क्या काम है? अब अटैकर कहीं पर भी जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। डिफेंस करने वाला कहीं पर भी घूम जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अटैकर है, मान लो यहां से कोई अटैकर उठा, वो यहां तक जा सकता है, फ्री जोन में एंटर करके यहां से ऐसे आ सकता है। लेकिन अब जो ये लाइन लिख रखी है, इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी अटैकर यहां से यहां और यहां से यहां टर्न नहीं करेगा। क्या है, टर्न नहीं कर सकता। सिंपली यहां से कहीं पर भी दौड़ के जा सकता है, यहां पे कहीं से भी दौड़ कर जा सकता है, लेकिन इसके बीच में से, सेंटर लाइन के बीच में से क्रॉस नहीं करेगा। क्या है, बीच में से क्रॉस नहीं करेगा। एक हमलावर पोस्ट लाइनों के बीच में से, सेंटर में से पार नहीं जा सकता, या कोर्ट को पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है कि भाई इससे इस साइड ही खेलोगे या दूसरी साइड खेलोगे, लेकिन सेंटर में से नहीं घूम सकते। उसमें से कौन, किसको अनुमति है? सिर्फ और सिर्फ जो रनर है वो कहीं से भी जा सकता है, दूसरा प्लेयर नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑफिशियल्स हैं। अब ऑफिशियल्स में क्या है भाई, एक रेफरी रहता है, दो अंपायर रहते हैं, एक टाइमर कीपर रहता है और दो स्कोरर रहते हैं। अब रेफरी का काम क्या होता है? पूरे मैच को, पूरे इवेंट को अच्छे से कंडक्ट करवाना। क्या है? पूरे मैच को अच्छे से कंडक्ट करवाना किसका काम है? रेफरी का काम है। उसके बाद दो अंपायर हैं, ये क्या है? पूरे मैच को करवाते हैं रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कि भाई 9 मिनट का मैच है तो 9 मिनट का ही चलेगा, 5 मिनट का मैच है तो 5 मिनट का ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम कीपर टाइम को नोट करता है, और स्कोरर क्या करते हैं? स्कोरर, हर एक मैच में स्कोरर रहते हैं और इनका एक ही काम होता है, स्कोर नोट करना। ए टीम ने 10 पॉइंट लिए, 12 लिए, 20 लिए, 30 लिए, जितने भी पॉइंट लिए वो पूरे के पूरे कौन याद रखता है? कौन ऑफिशियल याद रखता है? स्कोरर रखता है। उसमें भी दो होते हैं, एक स्कोरर होता है मेन और दूसरा होता है असिस्टेंट स्कोरर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, बाला साहिब है, राजू है, सागर है। ठीक है, अब उसके बिना भी क्या है, जैसा राहुल है, अक्षय है, ठीक है, सुदर्शन है, दीपक है, अभिनंदन है, सत्याजीत है, सुरेश है। ऐसे ही ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। वैसे इनमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है कि फेमस प्लेयर कौन है। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, अड़ जाता है। मान लो अक्षय पे लाल को लगा लो कि अच्छा, अक्षय गल्पने नाम लिख देंगे, ये कौन सी गेम के साथ संबंध रखता है, तो आप लोग इजीली कैप्चर कर जाओगे माइंड से कि भाई ये खो खो के साथ करता है। ठीक है, क्या है? खो खो के साथ करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टूर्नामेंट याद रखने की जरूरत है। टूर्नामेंट्स को याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला जो है वो है नेशनल चैंपियनशिप, उसके बाद है नेशनल वुमेन चैंपियनशिप, फिर उसके बाद क्या है, नेशनल जूनियर नेशनल है, सब जूनियर नेशनल है, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी है, स्कूल चैंपियनशिप है, उसके बाद मिनी स्कूल चैंपियनशिप्स हैं, फिर उसके बाद क्या, प्राइमरी मिनी स्कूल चैंपियनशिप है एंड फेडरेशन कप है। ये कुछ फेमस टूर्नामेंट हैं जो खो खो में करवाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भाई मार्किंग का बच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको मार्किंग के बारे में समझा दूं इसमें। ठीक है, पोल्स की हाइट वगैरह, डिमेंशन वगैरह हम लोगों ने सब कर लिया है। अब थोड़ा सा मार्किंग का रह गया है, उसे कर लेते हैं। अब मार्किंग में क्या है, सबसे पहले तो लेंथ देख लो कितनी होती है। ठीक है, मैंने 4 कॉर्नर बना दिए, ए बी सी और डी। ठीक है,
ए और बी के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 27 मीटर। ए और सी के बीच का जो डिफरेंस रहता है 16 मीटर रहता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर 8 बॉक्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो देख लो। सबसे पहले बेटा रहता है दोनों साइड से चलेंगे तो इजी रहेगा सीखना। 27/16 का कोट बनता है। ठीक है, अब उसके बाद दोनों साइड पे फ्री एरिया रहता है, इसे बोलते हैं फ्री जोन। क्या बोलते हैं? फ्री जोन बोलते हैं। अब जो ये फ्री जोन रहता है, ठीक है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक जो इसकी डिमेंशन है वो रहती है 1.5 मीटर इस साइड और 1.5 मीटर ही दूसरी साइड। दोनों साइड पे क्या है, 1.5 मीटर का क्या रहता है, फ्री जोन रहता है। अब इसी फ्री जोन के बीच में सेंटर में लगता है पोल। एक पोल यहां पे लगा देते हैं, दोनों साइड पोल लगे रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पोल्स के बीच में से सेंटर लाइन में से सेंटर जाता है दो लाइंस का सेंटर चलता है। अब दो लाइंस बना दो, इसे बोलते हैं सेंटर लाइन। अब जो इसका एरिया रहता है वो रहता है 30 सेंटीमीटर। पोल टू पोल डिमेंशन क्या है, 24 मीटर है। 24 मीटर क्यों है? क्योंकि 1.5 मीटर हमने फ्री जोन इस साइड छोड़ दिया और 1.5 मीटर ही दूसरी साइड छोड़ दिया। अब इसके जो बीच का डिफरेंस है पोल टू पोल वो क्या है, 24 मीटर है। ठीक है, याद रख लेना कितना है, 24 मीटर है। अब उसके बाद जो ये दो लाइन लगाई हैं इनके बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप रहता है। कितना रहता है, 30 सेंटीमीटर का गैप रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट बॉक्स बनाना है। अब दोनों साइड पे एक एक बॉक्स बनाएंगे, बाकी अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट बॉक्स बनता है यहां पे। इस साइड बना देता हूं, देखो ये दो याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब इनमें क्या है कि फ्री जोन एरिया से लगभग यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इनका जो गैप रहता है वो रहता है 2.55 मीटर। अच्छे से देखूं, 2.55 मीटर गैप रहता है दोनों का, एक इस साइड का भी और दूसरा दूसरी साइड का भी। 2.55 निकाल दो। ठीक है, अब इसके अंदर गैप बनेंगे। अब इसके अंदर 6 बॉक्स और बनने हैं। ठीक है, 6 बॉक्स का मतलब क्या है कि यहां पे 6 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 6 थोड़े बना दिए मैंने, 6 बॉक्स पूरे कर दिए। ठीक है, अब इसमें पूरे के पूरे बॉक्सों में 2.30 का फर्क है। अब कहां से शुरू करोगे, यहां से देख लो। ठीक है, पहले वाले का मैंने बताया था 2.55 दोनों साइड पे। ठीक है, अब बाकियों का क्या है, यहां से लेकर यहां तक 2.30 2.30 2.30 2.30, ये पूरा 2.30 का चलता जाएगा। क्या है, पूरा 2.30 का चलता जाएगा। अब जो ये बॉक्स बना है, यहाँ पे बॉक्स बन गया ना एक, अब इसे मैं थोड़ा सा बाहर निकाल कर आपको दिखा दूं। अब ये बॉक्स मैंने बनाया है ये वाला।
ठीक है, जितने भी अंदर बॉक्स बन रहे हैं वही बना कर दिखा रहा हूं आपको। ये बनेगा आपका 35 बाय 30 का, 35 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थी मार्किंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने खो खो के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है, अगर इसके बिना भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं उस पर आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा अगर कुछ रहा होगा। अदरवाइज हम लोगों ने खो खो के बारे में आज पूरा टॉपिक क्या है डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे ऑफलाइन बैच के लिए हमारे पास आओ ताकि आपको हम अच्छे से और अच्छे से पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।